हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट संसद के अधिकारी और उनके स्थिति, संसद के अधिकारी और सदन में उनकी स्थिति के विषय में आज हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे, जो हमारे लिए एक अति जिज्ञासापूर्ण भी है और इसको समझने से संसद के कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने में भी हमें सहायता प्राप्त हो जाती है। तो आज हम आते हैं संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके विषय में पिछले 3 वीडियो से लगातार चर्चा चल रही है। संसद के अधिकारी, संसद जो हमारी संघ की विधायिका है और संसद के कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत सदन का संचालन करने के लिए एक हर सदन के अधिकारी होते हैं। संसद के अधिकारी, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, वास्तव में संसद जो संघ की विधायिका के संबंध में कानूनों का निर्माण करती है, संघ की सूची पर कानूनों का निर्माण और आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार समय समय पर उसमें संशोधन करती है। उस संसद के 2 सदन होते हैं, उस संसद के 2 सदन होते हैं। एक सदन का नाम लोकसभा, जिसमें आपने पिछले वीडियो में लोकसभा की संरचना, और दूसरे सदन का नाम राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, उनका महत्व, इस संबंध में लास्ट वीडियो में आपने बृहद रूप से अध्ययन किया। आज हम देखते हैं संसद के अधिकारियों के विषय में। लोकसभा के जो अधिकारी हैं वह अध्यक्ष कहलाते हैं, यानी लोकसभा का संचालन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जिसे हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। लोकसभा का संचालन अध्यक्ष के नाम से किया जाता है और जब कभी अध्यक्ष किसी कारण से सदन में उपस्थित नहीं रहता है तो लोकसभा का संचालन उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर के नाम से जाना जाता है। जब कभी सदन में अध्यक्ष अपने कार्य की प्रक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में सदन का संचालन एक डिप्टी स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा। डिप्टी स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, राज्यसभा जो संसद के द्वितीय सदन के नाम से भी जानी जाती है। लोकसभा जो संसद के प्रथम सदन के नाम से भी जानी जाती है। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में आपको बृहद रूप से उल्लेख किया। राज्यसभा का संचालन सभापति के द्वारा किया जाता है, यानी राज्यसभा का संचालन एक सभापति के द्वारा होता है, जिसे हम चेयरमैन के नाम से जानते हैं। और जब कभी सभापति सदन में उपस्थित नहीं होता है तो राज्यसभा का संचालन एक उपसभापति के द्वारा किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां आता है कि ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौन होता है, ये चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन कौन होता है, इसको अच्छे से समझना है। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि संसद जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, संसद जिसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उनके महत्व पर हमने बृहद रूप से चर्चा की। परंतु प्रक्रिया यह है कि संसद जो हमारी पार्लियामेंट, जो हमारी यूनियन लेजिस्लेशन के नाम से भी जानी जाती है,
संघ की विधायिका के नाम से जानी जाती है, जो यूनियन लिस्ट पर कानून का निर्माण करती है। और ये यूनियन लिस्ट के विषय जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के विषय होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। अब यहाँ कुछ बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम लेते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारियों का अध्ययन के अंतर्गत, जो कि संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम अनुच्छेद 89 to 92 राज्यसभा के पदाधिकारियों के संबंध में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के पदाधिकारियों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 89 to 92 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। जबकि लोकसभा के पदाधिकारियों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 93, 94, 95 एंड 96 के अंतर्गत लोकसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। अब सबसे पहले किस व्यक्ति को राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है? कौन सा व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होता है? तो याद करिए, आपको हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जैसे ही कोई व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, जैसे ही कोई व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही वह स्वतः पदेन एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे ही कोई व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद के दायित्व का ग्रहण करता है, पद की शपथ ओथ और फॉर्मेशन लेता है, वह शपथ लेते ही स्वतः पदेन राज्यसभा का चेयरमैन या सभापति बन जाता है। तो याद कर लीजिए, तो उस सभापति का जो पद है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और यह उपराष्ट्रपति पदेन होता है या एक्स ऑफिस, इसको आप कह सकते हैं एक्स ऑफिस। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण करता है, शपथ ग्रहण करते ही स्वतः अपने आप, इसको बनाया नहीं जाता है, वह पद जो एक पद प्राप्त करते ही दूसरे पद को प्राप्त करा दे, ऐसे पद को आप पदेन एक्स ऑफिस कहेंगे। दूसरा, किस व्यक्ति को हम उपसभापति के पद पे धारण करते हैं? तो याद करिए, उपसभापति कौन होता है? उपसभापति यह सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है? राज्यसभा का। ये किसका सदस्य होता है? राज्यसभा का। इसको याद कर लीजिए। यानी राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपसभापति के रूप में निर्वाचित करती है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करती है, परंतु राज्यसभा का जो सामान्य संचालन की प्रक्रिया होती है वह सभापति के द्वारा किया जाता है। और सभापति वह व्यक्ति होता है जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होता है। ये बहुत क्लियर हो गया है, क्योंकि आगे आपको हमने बताया भी था कि सभापति को जो भी वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं वही उपराष्ट्रपति को ही प्राप्त होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में ना तो कोई सैलरी है, ना तो कोई अनाउंसमेंट है, उसको किसी भी प्रकार का वेतन और भत्ता नहीं दिया जाता है, परंतु वह उपराष्ट्रपति जितने भी प्रकार के वेतन और भत्ते, जितने भी अलाउंसेस उसको प्राप्त होते हैं वो सारे सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों जो है ऐसा व्यक्ति होता है जो लोकसभा का सदस्य होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य हो, उसी सदस्यों में से
एक सदस्य को अध्यक्ष, किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है। यानी लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। यह क्लियर हो गया। अब हम आते हैं राज्यसभा का अन्य प्रक्रियाओं में कि क्लियर करिए राज्यसभा का सभापति उपसभापति। क्लियर हो गया। तो संविधान के आर्टिकल 89 में राज्यसभा का संचालन एक सभापति के द्वारा किया जाता है, और जब कभी सभापति उपस्थित नहीं होता है तो सभापति के पद और कार्य के दायित्व का निर्वहन उपसभापति के द्वारा किया जाता है, और यह उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होना आवश्यक है। जब कभी यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, वह उपसभापति के पद के दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा, अर्थात उपसभापति का पद रिक्त हो जाएगा। याद करिए। तो उपसभापति कभी भी उस समय अपने पद को त्यागपत्र दे देगा जब कभी वो राज्यसभा का सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जैसे ही राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होगी, उसके उपसभापति के पद और दायित्व का निर्वहन करना समाप्त हो जाएगा। उसके अतिरिक्त उपसभापति सभापति को संबोधित कभी भी अपने त्यागपत्र के द्वारा, सभापति को संबोधित अपने रिग्नेशन के द्वारा, त्यागपत्र के द्वारा अपना पद रिक्त कर सकता है। याद करिए, राज्यसभा का उपसभापति सभापति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपने पद को रिक्त कर सकता है। और दूसरा कि राज्यसभा उपसभापति को साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी से पारित प्रस्ताव के द्वारा, साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा उपसभापति को उसके पद से मुक्त कर सकती है। यह प्रक्रिया राज्यसभा के द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देकर सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या का आधे से एक अधिक बहुमत से जब पारित होता है तो उसे साधारण प्रक्रिया द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा पारित मान लिया जाता है। अब प्रश्न है कि सभापति का पद कब रिक्त होगा? सभापति का पद कब रिक्त होगा? याद करिए, चूंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिए। और कभी भी उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना है तो याद करिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है सभापति। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। दूसरा याद करना है कि सभापति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो एक चीज याद करिए, चूंकि सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं। चूंकि यह राज्यसभा के सदन की सभापतित्व करता है, अतः उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ भी सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा होता है। उस सभापति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ भी सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा आएगा। और याद करिए, राज्यसभा 14 दिन पूर्व नोटिस देकर अपने साधारण बहुमत से पारित, बिफोर 14 डेज नोटिफिकेशन, काउंसिल ऑफ स्टेट बाय द जनरल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, प्रपोजल के द्वारा। लेकिन याद करिए, राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव से, और उस प्रस्ताव से जब लोकसभा भी संतुष्ट हो, यानी साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव से और उस प्रस्ताव से लोकसभा की सहमति से, और उस प्रस्ताव से लोकसभा की सहमति से उसको पद से मुक्त कर सकता है, उसको पद से मुक्त कर सकता है, हटा सकता है। याद करिए। तो इस प्रकार सभापति पदेन, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति के रूप में काम करता है। सभापति को अगर त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और इसको यदि पद से हटाना है
तो वह राज्यसभा के पहल से साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, परंतु राज्यसभा के द्वारा वह पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा भी सहमत हो और उस प्रस्ताव से इसको पद से मुक्त किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में, सामान्य स्थिति में राज्यसभा का संचालन सभापति के द्वारा ही किया जाता है, परंतु जब कभी उपसभापति, ऐसी स्थिति में सदन का संचालन तब करेगा जब कभी सभापति किसी कारण से अब्सेंट है, कार्य करने में सक्षम नहीं है या सभापति का पद रिक्त हो जाता है, तो राज्यसभा का संचालन उपसभापति के द्वारा किया जाता है। अथवा एक स्थिति और आती है जब कभी सभापति और उपसभापति इन दोनों का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को, अनुभवी सदस्य को राज्यसभा के संचालन के लिए मनोनीत कर सकता है और जिसको वह मनोनीत करेगा वही राज्यसभा का संचालन करेगा। तो ये बड़ी क्लियर हो गया। एक चीज और है, जब कभी सभापति को या उपसभापति को उसके पद से हटाने के संबंध में कोई भी संकल्प विचाराधीन है, याद करिए राज्यसभा का संचालन सभापति करता है, सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन उपसभापति करेगा। जब कभी सभापति उपसभापति दोनों अनुपस्थिति हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सीनियर या एक्सपीरियंस पर्सन होगा, जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए मनोनीत करेगा, वह सदन का संचालन करेगा। परंतु जब कभी सभापति और उपसभापति को उसके पद से हटाने के संबंध में कोई नोटिस दे दी गई हो, संकल्प अभी विचाराधीन हो, हटाया नहीं गया है, परंतु नोटिस दे दी गई है, तो ऐसी स्थिति में वह सदन का संचालन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में वह सदन का संचालन नहीं करेगा, याद कर लीजिए। तो जब सभापति उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी सभापति के रूप में सदन का संचालन नहीं करेगा, याद कर लीजिए। दूसरा, अब हम आते हैं लोकसभा का संचालन। लोकसभा का संचालन एक अध्यक्ष के द्वारा होता है। अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो निश्चित रूप से लोकसभा का सदस्य होता है। अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह अध्यक्ष के पद को धारण नहीं करेगा। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित करती है और उपाध्यक्ष भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक वह लोकसभा का सदस्य होगा। जब कभी अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित रहता है, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा सदन का संचालन किया जाता है। और याद करिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र देकर कभी भी अपने पद को रिक्त कर सकते हैं, या लोकसभा के द्वारा 14 दिन पूर्व नोटिस देकर साधारण बहुमत से सिंपल मेजॉरिटी से पारित प्रस्ताव से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये बड़ी क्लियर स्थिति है। दूसरा, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कभी भी उसको हटाने के लिए कोई नोटिस दे दी गई है, तो ऐसी स्थिति में वह सदन में उपस्थित रहते हुए भी सदन की कार्रवाई का संचालन नहीं करेगा। सदन में एक साधारण सदस्य के रूप में सदन की कार्रवाई में भाग लेगा, बहस करेगा, प्रश्न पूछेगा, परंतु वह एक निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा जो वह अध्यक्ष के रूप में करता है, सदन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में करता है। वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा, चूंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदन के सदस्य हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों सदन के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में वो सदन में उपस्थित रह सकते हैं जब उनको हटाने की भी नोटिस दी गई है, और वह प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, और चूंकि वे सदन के सदस्य हैं अतः अपने साधारण मत का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु वह निर्णायक मत का, अर्थात सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जब कभी मत बराबर हो, तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार कई महत्वपूर्ण बातों को हमने आपको संसद के अधिकारी के संबंध में उल्लेख किया। संसद चूंकि मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं, संसद जिसके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का संचालन एक सभापति के द्वारा किया जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सदन का संचालन करता है।
भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ता, जो भी सैलरी और अलाउंसेस प्राप्त होते हैं, वो सारे अलाउंसेस और सारे सैलरी वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त होते हैं। दूसरा, राज्यसभा का उपसभापति जब राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो वह अपने पद से रिक्त हो जाएगा, या उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी सभापति या उपसभापति दोनों किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्यसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को इस कार्य हेतु सदन के संचालन के लिए मनोनीत कर सकता है, और जब कभी इनको हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो ये सदन की कार्रवाई का संचालन ना करेंगे और न ही अपने निर्णायक मत का ही प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। जब कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इनको अपने पद से मुक्त होना पड़ता है, या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा, सिग्नेचर विद स्टैम्प के द्वारा त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। या जब कभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाना है, यह हटाने की प्रक्रिया लोकसभा के द्वारा होगी। 14 दिन पूर्व सूचना देकर साधारण बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से इन्हें पद से मुक्त किया जा सकता है। और जब कभी हटाने की सूचना दे दी गई हो, नोटिस दे दी गई हो, तो ये सदन की कार्रवाई में उपस्थित तो रह सकते हैं, बहस कर सकते हैं, साधारण मत का प्रयोग कर सकते हैं न, परंतु ये सदन का संचालन नहीं करेंगे और न ही ये निर्णायक मत का प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम करेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि संसद के अधिकारियों के संबंध में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विषय में सभी प्रकार के प्रश्नों को आप आराम से अपने परीक्षा में कर सकते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इससे बहुत बहुत लाभ उठाएंगे। इसके साथ साथ आपसे एक बात बार बार कही जा रही है कि आप अब स्वतः अपने स्टडी विद दिलीप सोनी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि जितने भी सारे वीडियोस आ रहे हैं, अपलोडिंग हो रहा है, वे स्वतः आपके पास आता रहे और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।